एक औरत होती है जो बीपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करके जो अभी बिहार में मास्टर बने हैं, तो वो मास्टरनी बनती है। सारण ज़िले में एक स्कूल में उसकी ड्यूटी लगती है, तो वहाँ प्रत्येक दिन वो पढ़ाने जाया करती थी। सारे लोग उस औरत के बारे में जानते थे कि इसका जो पति है इसे छोड़कर जा चुका है, ये उससे तलाक लेना चाहती थी, लेकिन तलाक लेने से पहले इसका पति इसे छोड़कर चला गया। तो आज जब वो अपने स्कूल में गई तो वहाँ देखी कि उसी के स्कूल में बिजली की फिटिंग का कार्य हो रहा था जो सरकार की तरफ से था। तो वहाँ पर बिजली का ओवरसीयर भी आया हुआ था। उस ओवरसीयर को ज्यों ही वो महिला देखती है तो चकरा जाती है, क्योंकि वो जो ओवरसीयर होता है कोई और नहीं होता, वो ओवरसीयर उस महिला का पति होता है। वो पति जिसके बारे में कभी उस महिला ने सोचा नहीं था कि वो पति कभी ओवरसीयर भी बन जाएगा। दोस्तों, ये जो कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको इस कहानी में पता चलेगा कि वो जो उसका पति था छोड़कर क्यों गया, क्या महिला ने उसे प्रताड़ित किया था या कोई और बात थी, और फिर जब स्कूल में इन दोनों की मुलाकात होती है तो फिर क्या होता है। ये कहानी जो है सच्ची कहानी है और ये बहुत ही रोचक कहानी है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार, प्रणाम। कहानी के इस एपिसोड में मैं सूरज राय आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मुझे यह जानकर बहुत खुशी होती है कि आप लोग मेरी वीडियो को अंत तक देखते हैं, सुनते हैं और आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर उस पर कमेंट भी करते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है बिहार में एक जगह है सारण, वहाँ का। वहाँ पे एक महिला जो बीपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करती है और फिर उसे वहाँ सारण में एक स्कूल में शिक्षिका के रूप में नियुक्ति मिलती है। वहाँ वो प्रत्येक दिन पढ़ाने जाया करती थी। प्रत्येक दिन की तरह आज भी वो पढ़ाने गई। जब वो स्कूल में गई तो स्कूल में चूँकि पिछले कुछ दिनों से बिजली की जो तार वगैरह थी वो कटी हुई थी, बिजली आती नहीं थी, तो जिसके कारण सरकार के तरफ से उस स्कूल में बिजली सुधारने के लिए भेजा गया। चूँकि वो स्कूल का मामला था इसलिए ब्लॉक लेवल के ओवरसीयर भी आए थे। वहाँ जब स्कूल में उस महिला ने उस बिजली के ओवरसीयर को देखा तो उसका सर चकरा गया, आश्चर्य में पड़ गई, क्योंकि वो जो ओवरसीयर था वो उसका पति था। पति ने अपनी पत्नी को तो नहीं देखा, लेकिन वो जो महिला थी जिसका नाम रंजू देवी था, रंजू ने अपने पति को देख लिया था। उसको देखकर इसके मन में एक अजीब सी कौतूहल पैदा हो गई। रंजू अपने पति से बात करना चाहती थी, लेकिन उसे डर भी लगता था कि कैसे उसके सामने जाऊं। और दूसरी बात कि ये अभी स्कूल में इस तरीके से उस समय क्लास शुरू हो चुकी थी और वहाँ का जो प्रिंसिपल था थोड़ा सा टाइट मूड का था, तो इस बीच में वो जा भी नहीं सकती थी। तो फिर उसने क्या किया कि अपने एक विद्यार्थी के हाथ से एक लेटर भेजा उस ओवरसीयर के पास कि प्लीज़ रुकिएगा, आपसे कुछ बात करनी है, आपकी पत्नी रंजू। ये लेटर जब उस पति के पास पहुंचता है तो पति को तो ये अंदाज़ा ही नहीं था कि मेरी पत्नी इसी स्कूल में मास्टरनी बन के आई होगी। और फिर चूंकि उस लेटर में एक ऐसी बात लिखी हुई थी कि आपकी पत्नी रंजू, इस चीज़ के बारे में तो उस ओवरसीयर ने कल्पना ही नहीं किया था, जिसके कारण वो रुक जाता है। रंजू टिफिन होने का इंतज़ार कर रही थी और ये बात धीरे धीरे पूरे स्कूल में फैल गई कि रंजू के जो पति हैं जो भाग गए थे घर छोड़कर, वही ओवरसीयर बन गए हैं और वही इस स्कूल में बिजली का काम करने आए हुए हैं। तो सारे जो टीचर थे, सहकर्मी थे, सारे उत्सुक थे। टिफिन हुई, रंजू ऑफिस में गई, फिर ये एक दूसरे को देखकर बहुत देर तक चुप रहे। असल में इन दोनों के बीच में कहानी शुरू यहाँ से होती है। आज से 8 साल पहले रंजू की शादी सुधीर नाम के लड़के से होती है। सुधीर और रंजू दोनों आपसी पसंद से ही शादी किए थे और दोनों के घर वालों की भी पसंद थी। रंजू जो थी अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और ये जो सुधीर था अपने भाई में 4 भाई था और सबसे बड़ा था सुधीर। शादी होने के बाद रंजू ससुराल आ गई, बड़े अच्छे से दिन कट रहे थे। लेकिन ज्यों-ज्यों जो सुधीर था उसके अन्य भाइयों की शादी होनी शुरू हुई तो उसके देवरानी के साथ संबंध अच्छे नहीं बन रहे थे और जिसके कारण बात बात में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। अच्छा, इधर जो सुधीर था इसी बीच में उसने रंजू को मोटिवेट किया कि तुम बीएड की तैयारी कर लो, बीएड का कोर्स कर लो और टीईटी का जो एग्ज़ाम होता है उसकी तैयारी करो और उसको क्रैक करो। रंजू नहीं करना चाहती थी, कहती थी कि मेरा पढ़ाई में कोई मन नहीं लगता और इस पढ़ाई को लेकर भी कई बार
रंजू में और सुधीर में झगड़ा हुए थे, क्योंकि सुधीर चाहता था कि मेरी पत्नी भी पढ़े, सुधीर भी पढ़ रहा था, लेकिन रंजू नहीं चाहती थी। लेकिन ज़बरदस्ती सुधीर उसे पढ़ाई पर फोकस करा रहा था, जोर दे रहा था। जब भी वो पढ़ने के लिए कहता तो रंजू कहती कि आपके घर में तो इतने सारे काम पड़े हुए हैं, आप इतना घर में काम भी करवाते हो, ऊपर से ज़बरदस्ती पढ़ने भी कहते हो, ऐसा नहीं हो सकता। असल में रंजू जो थी काम से बचने का एक बहाना ढूंढ रही थी। घर के काम से बचने के लिए कई बार ऐसा हुआ कि रंजू ने सारा ठीकरा काम पर न गिरा के पढ़ाई पर फोड़ दिया, लेकिन उसके बाद भी पूरे अपने शरीर पर लेकर सुधीर ने उसे बीएड करवाया, टीटी वगैरह पास करवाया। कई बार ऐसा होता था कि घर के सारे काम करने में रंजू का सहयोग सुधीर कर देता था। सुधीर को ये पता था कि रंजू पढ़ना नहीं चाहती है और काम का बहाना ले रही है, काम करना नहीं चाहती है, फिर ये पढ़ाई का बहाना ले रही है, लेकिन उसके बाद भी वो कुछ नहीं कहता था और उसको सहयोग करता था हर एक चीज़ में, जिससे कि रंजू किसी भी तरीके से बीएड कर ले। लेकिन ये जो परेशानी थी, रंजू के मन में जो गलतफहमी घुस गई थी, ये निकलने का नाम नहीं ले रहा था और फिर इन दोनों के बीच जो रिश्ता था वो तल्ख होता जा रहा था। रंजू जो थी कभी अपने सास ससुर को लेकर बुरी बुरी बातें कह देती, कभी अपने देवरानी को लेकर गलत बातें कह देती, कभी देवर को लेकर गलत बातें कह देती। और जो सुधीर था इस बात को समझता तो था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता था। असल में रंजू के मन में बात ये थी कि किसी भी तरीके से बंटवारा हो जाए हमारा। सुधीर बंटवारे के पक्ष में नहीं था, और चूंकि रंजू के जो मायके वाले थे, माँ बाप उसकी इकलौती बेटी थी, तो ऐसे भी इसका जो सर चढ़ा हुआ था, तो इसके मायके वाले इसे अपने यहाँ बुला लेते हैं। ये अपने मायके चली जाती और फिर वहाँ से तलाक का नोटिस भेज देती है अपने पति के पास। सुधीर जब इस चीज़ को तलाक वाला नोटिस पढ़ता है तो उसका सर चकरा जाता है। उसे लगता है कि मानो उसकी दुनिया लुट गई, और जिसके कारण वो डिप्रेशन में आकर शर्म के कारण गांव छोड़कर चला जाता है शहर, और शहर में ही रहने लगता है। उसके बाद न तो रंजू ने सुधीर की कोई खोज खबर ली और सुधीर ने भी रंजू की कोई खोज खबर नहीं ली। वैसा नहीं था कि सुधीर नहीं चाहता था कि वो रंजू वापस आए, उसने कई बार कोशिश भी की थी, लेकिन रंजू ने साफ मना कर दिया था। रंजू का जो दिन था बहुत अच्छे से बीत रहे थे अपने मायके में, लेकिन ये दिन तब तक ही अच्छे से बीते जब तक कि रंजू के जो भाई था उसकी शादी नहीं हुई। रंजू के भाई के जो ही शादी हुई कि फिर रंजू के भाभीयों ने रंजू को परेशान करना शुरू किया, कहना शुरू किया कि जहाँ पे घर है वहाँ पे जाके रहो, यहाँ पे क्यों कलेजे पे बैठी हुई हो। और भी कई तरीके की बातें होती थी। अगर उस घर में कुछ भी बुरा होता तो उसका इल्जाम रंजू पर ही गिरा दिया जाता था। रंजू समझ गई थी कि यहाँ पर मैं एक बोझ की तरह हो गई हूँ। अब रंजू को पछतावा भी होने लगा था अपने इस फैसले के ऊपर। रंजू ये बात समझ गई थी कि मैंने कितना गलत फैसला लिया। मैं अगर अपने पति के बात को मानती तो आज मेरी ये दुर्दशा ना होती, जो दुर्दशा आज मेरी अपने मायके में हो रही है। रंजू के जो माँ बाप थे वो भी मजबूर थे, अपने बेटा के सामने कुछ बोल भी नहीं सकते थे, और उनका भी कहना था कि भाई सच है, कब तक मायके में कोई रहेगी। उसने रंजू से कई बार कहा भी कि तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन फिर रंजू ने दूसरी शादी नहीं की। रंजू की हालत बद से बदतर होती जा रही थी, लेकिन इसी बीच में बिहार में बीपीएससी का एग्ज़ाम निकलता है टीचर के लिए, और उस एग्ज़ाम को रंजू क्रैक कर लेती है और वो टीचर बन जाती है। टीचर बनने के बाद उसकी ज्वाइनिंग होती है सारण के एक स्कूल में, मिडिल स्कूल में। अब रंजू को थोड़ी सी राहत मिल रही थी। अच्छा, जब रंजू परेशान होने लगी थी तो उसको अपने पति की बहुत याद आती थी। कभी कभी वो सोचती थी कि उसका पति कितना समझदार है कि मैंने उसे तलाक की अर्जी दे दी, चाहता तो वो तलाक ले सकता था, लेकिन वो तलाक नहीं लिया। उसे लगता था कि उसके पति ने बहुत अच्छा किया जो तलाक नहीं लिया, नहीं तो हम कहीं के नहीं रहते। उसने कई बार अपने पति की खोज खबर लेने की कोशिश की, लेकिन कहीं पर कोई पता नहीं चला। वो अपने ससुराल जाती तो जाती किस मुंह से, क्योंकि उसको पता था कि मैंने अपना जो ससुराल है उस सब से बिगाड़ लिया है। वो सास ससुर से लड़के गई थी, तलाक वाली जो बात थी उसके ससुराल में चारों तरफ फैली हुई थी, तो वो किस मुंह से ससुराल जाती। पति उसका घर पे था नहीं, उसे यह भी नहीं पता था कि वह कहाँ रहता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि नसीब जो है एक ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर देगा जहाँ पर वो और उसका पति एक दूसरे के आमने सामने होगा। आज वही दिन था जब
रंजू और उसका पति सुधीर आमने सामने था। चूंकि सुधीर भी ITI कर चुका था, डिप्लोमा कर चुका था, जिसके कारण उसे ब्लॉक लेवल पे बिजली के ओवरसियर के पद पर उसकी नियुक्ति हो जाती है और फिर वो उसी स्कूल में बिजली को ठीक करने के सिलसिले में जाता है जहां पर उससे रंजू की मुलाकात होती है। रंजू जब ऑफिस में आती है टिफिन के बाद तो वो रंजू को देखता ही रहता है, लेकिन किसी भी तरीके से वो बोलने की स्थिति में नहीं था। रंजू ने कई बार उसे टोकने की कोशिश की, उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन सुधीर इस तरीके से था जैसे कि वो किसी बात पर खफा हो। रंजू से अंत में रहा न गया तो वो सुधीर का पैर पकड़ लेती है और पैर पकड़ के रोने लगती है और फिर अपने दिल की पूरी बात बताती है, माफ़ी मांगती है। वो कहती है कि मैंने कहाँ कहाँ गलती की। उसे अपने हर एक गलती पर पछतावा होता है और वो अपने मुंह से ही अपने हर एक गलती का ब्यौरा देती है कि मैंने यहाँ पे गलती किया, यहाँ पे मैंने इस बात को इस तरीके से बतंगड़ बना दिया। रंजू ये बात बोलती जा रही थी और वो पैर पकड़ के रोती जा रही थी। रंजू को तब तक ये नहीं पता था कि उसका जो पति है बिजली का ओवरसियर बन चुका है। उसके बाद फिर सुधीर भी बात करना शुरू करता है। सुधीर बताता है कि मैं बिजली में ओवरसियर बन चुका हूँ। वैसे सुधीर भी रंजू से बताता है कि मैं कभी भी तुम्हें भूल तो नहीं पाया, लेकिन मैं सोचा कि चलो तुम्हारा जो फैसला है मैं उसका भी सम्मान करता हूँ, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। लेकिन जब तुम्हारा तलाक आया तो मैं इसीलिए तलाक नहीं दिया क्योंकि मैं अपने तरफ से कोई रास्ता बंद करना नहीं चाहता था। साथ में वो यह भी कहता है कि अगर तुम किसी और से शादी कर भी लेती तो मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता और न ही कभी भविष्य में जाके तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति दर्ज कराता, मुकदमा चलाता, इस तरीके का कोई नहीं। वो ये कहता जा रहा था और रंजू और रोती जा रही थी। बहुत देर तक एक दूसरे से बातचीत करने के बाद, मान मनोबल होने के बाद सुधीर जो होता है रंजू को गले लगा लेता है। वहाँ पर स्कूल के जितने भी कर्मचारी होते हैं खुशी से ताली बजाने लगते हैं। उसके बाद उन दोनों की ज़िंदगी बहुत ही खुशी खुशी कटती है। दोस्तों, ये कहानी मैंने हिंदुस्तान पत्र में पढ़ा था तो मुझे लगा कि ये कहानी आप तक पहुंचानी चाहिए। इस कहानी में एक बहुत बड़ी शिक्षा है। शिक्षा ये है कि जो भी आदमी हो सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन उससे आदमी को परेशान नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बुरे दिन आए हैं तो अच्छे दिन भी आएंगे। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा दी गई कि जो महिलाएं शादी के बाद अपने पति के घर को अपना घर नहीं समझती, अपने पापा के घर को ही अपना समझने लगती है, समझती रहती है, वो अपने गृहस्थी में आग लगाती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, ये वीडियो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी बहुत पसंद आई हो और अगर आपको लगे कि ये कहानी आपके किसी साथी, किसी मित्र, आपके पति या आपके पत्नी के पास पहुंचनी चाहिए तो प्लीज़ आप इस कहानी को उनके साथ भी शेयर करें। आपने मेरी वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका शुक्रिया।